बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दें जो इस समय काठमांडू से आ रही है। काठमांडू की सड़कों पर संसद भवन के बाहर, संसद भवन के अंदर तक प्रदर्शनकारी घुस गए। हजारों लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय काठमांडू की सड़कों पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें, हम आपको 3 तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें कि ओली सरकार के खिलाफ कैसे जो प्रदर्शन है कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन अग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर वैन को लेकर कैसे ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर तक घुस गए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, ना सिर्फ काठमांडू बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रदर्शनकारी वहां मौजूद हैं। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस वाटर कैनन के इस्तेमाल से और कह सकते हैं कि आप आंसू गैस की मदद से इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी और ज़्यादा इन इलाकों में इकट्ठे हो रहे हैं। ये कुछ और नई ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए, संसद भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई और ओली सरकार के खिलाफ कैसे ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जो सड़कें हैं वो कैसे इन भारी संख्या में इन प्रदर्शनकारियों से भरी हुई हैं। प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी जिस तरीके से पंकज हमें बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर पहले कुछ प्रदर्शनकारियों के जैसे घायल होने की खबरें आई, एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबरें आई, तो और ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया, और ज़्यादा प्रदर्शन में ज़्यादा उग्र हो गया। और एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अभी दोबारा से हम कुछ तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये संसद भवन के बाहर की तस्वीरें बताई जा रही है। क्या अभी वहां पर प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर मौजूद हैं? क्या वहां पर और ज़्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है? बिल्कुल, संसद भवन के आसपास जो है सेना को तैनात कर दिया गया, क्योंकि स्थिति जो है वो पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, लाठीचार्ज करनी पड़ी, उनको वाटर कैनन से यहाँ पे भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। तो इसलिए ये जो पूरा इलाका संसद भवन का है, वहाँ सेना की तैनाती हो गई है। जो संसद भवन के भीतर युवा घुस गए थे, प्रदर्शनकारी घुस गए थे, उनको सबको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन आसपास के इलाके से कोई एक छोटी सी भीड़ आती है और वो प्रदर्शन करते हुए नाराबाजी कर रहे हैं और वो वापस फिर पुलिस उनको खदेड़ रही है। तो इस तरह से कर्फ्यू लगने के बावजूद जो है वो प्रदर्शन छोटे-छोटे जो ग्रुप में वो बँट गए हैं और कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो दूसरी तरफ निकल गए हैं। तो इसलिए जो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का जो निवास है, वहाँ भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, ताकि सरकार को ये आशंका थी कि हो सकता है कि ये जो प्रदर्शनकारी, ये जो भीड़ हजारों की जो सड़कों पर उतरी है, तो उनका रुख कहीं राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निवास पर न हो जाए। पंकज, एक बात बताइए, क्योंकि ये पूरा मामला कोई नया नहीं है। 2020 से जब इसमें केबल प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स ने इसको लेकर पिटीशन फाइल की थी, कई और पिटीशन फाइल की गई। 2025 अगस्त के अंदर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको लागू किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट करने के लिए कहा था रेगुलेशंस को लेकर, क्या उसमें और सरकार के फैसले में कोई फर्क था? क्या सरकार ने उसमें कुछ ऐसे कायदे कानून या नियम भी बनाए जिसको लेकर ज्यादा नाराजगी हुई लोगों में? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था इस बात को लेकर, उनका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार को सोशल मीडिया पर कोई इस तरह का कानून लाया जाए ताकि जो लोग किसी की चरित्र हत्या कर देते हैं या किसी के बारे में अनर्गल वो बातें लिखते हैं, उस पर कोई कानून आना चाहिए। लेकिन सरकार तो ये नहीं कहा था कि आप सोशल मीडिया पर बैन ही कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लेकर सरकार गलत इंटरप्रेट कर रही है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से सरकार ये बात कह रही है कि सोशल मीडिया पर हमने बैन लगा दिया क्योंकि नेपाल में उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि आखिर जो फेसबुक या इंस्टाग्राम था वो यहाँ से मोनेटाइज हो रहा था, सरकार को 13% का जो टैक्स है वो जब टैक्स दे रहे थे, तो सरकार को प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको दूसरा राष्ट्र से भी सरकार इस पर कोई कानून लाके, कोई नियम बनाके इसको रेगुलाइज कर सकती थी, लेकिन सरकार ने सीधे सीधे इसको बैन कर दिया। इसके पीछे एक ही कारण है कि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा था वो कम किया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके, सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा था उस पर अंकुश लगाया जा सके। लोगों को सरकार की नीयत पर आशंका है। सरकार जो भी कारण दे, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है वो इसकी सरकार की एक भी सुनने वाली नहीं है। पंकज, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, हम लगातार सरकार के रुख की बात कर रहे हैं, हम प्रदर्शनकारी यानी जेनजी की बात कर रहे हैं कि कैसे वो अपने इस पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, लेकिन वो जो 26 कंपनियां थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, उन कंपनियों की तरफ से क्या रुख? मैं आपका रुख करूंगा दोबारा से पंकज, लेकिन एक बार पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से कुछ ताजा तस्वीरें मैं दिखा दूं और ये बता दूं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या है। ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कैसे बढ़ता जा रहा है, आप देखिए कि कैसे अब भी कई इलाकों में पत्थरबाजी हो रही है और खास तौर पर
संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा इकट्ठा है। काठमांडू की सड़कों पे सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारी इस समय मौजूद हैं और लगातार ये प्रदर्शन ना सिर्फ काठमांडू में बल्कि नेपाल के अलग अलग इलाकों में भी बहुत बढ़ता जा रहा है और शायद इसी वजह से सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग को भी बुलाया गया है। यानी कुछ देर बाद सरकार एक बड़ी मीटिंग करने वाली है। कैसे इस प्रदर्शन को हैंडल किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। हालांकि इसी दौरान कई बड़े सुरक्षाकर्मी या फिर सुरक्षा कर्मियों की बहुत भारी मौजूदगी इस समय नेपाल की सड़कों पर। पंकज, मैं आपसे फिर वो सवाल पूछना चाहूंगा, एक बार फिर आपका रुख करता हूं कि हमने प्रदर्शनकारियों की बात कर ली, सरकार की बात कर ली, लेकिन जो 26 कंपनियां जिन पर बैन लगाया गया था, जिन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी गई थी, उन कंपनियों की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आया रजिस्ट्रेशन को लेकर या फिर सरकार की पॉलिसीज को लेकर? देखिए, उन्होंने बहुत पहले सरकार का बार लगातार सरकार इन कंपनियों से अप्रोच कर रही थी कि आप आके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, लेकिन उन कंपनियों की तरफ से कहा गया था कि सरकार को पहले अपना रुख कई मुद्दों पर इसमें क्लियर करना होगा कि आखिर सरकार किस तरह से वो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनका यहाँ से जो पैसा वो कैसे ले जाएंगी। जो सरकार का कहना था कि वो यहाँ दफ्तर बनाए नेपाल में। इस पर फेसबुक ने अनऑफिशियल रूप से कहा था कि नेपाल जैसे छोटे देश में हम दफ्तर नहीं बना सकते, क्योंकि भारत में इसका दफ्तर है तो हम वहीं से उस काम को देखेंगे। तो और लोकल लाइजनिंग ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने की बात भी कही गई थी पंकज। इसके अलावा कई और ऐसी नियम भी बनाए गए थे जिसको लेकर मुझे लगता है कंपनियां बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी। कंपनियां भी कह रही थी कि हम हर लोकल ऑफिस नहीं खोल सकते, बहुत ज्यादा बर्डन पड़े। इसको लेकर भी कंपनियों की तरफ से रुख बहुत कड़ा था। पंकज, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो दोबारा से? जी जी, तो मेरा सवाल वही था कि कंपनियों का कई मुद्दों को लेकर, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए थे उसमें से कई ऐसे नियम थे जिनको लेकर कंपनियां साफ तौर पर कह रही थी कि लोकल लाइजनिंग ऑफिसर को डिप्लॉय करना, रेगुलेशन करना, ये सारी चीजें इतनी जल्दी संभव नहीं है। सरकार ने शायद 7 दिन का वक्त दिया था, 1 हफ्ते का वक्त दिया था। क्या उस दौरान भी सरकार की तरफ से कोई छूट देने की बात की गई या सिर्फ और सिर्फ ये आदेश सुना दिया गया? तो सरकार को कहते कि कोई भी कंपनी नेपाल में आके आप भी ऐसा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर दे तो हम तत्काल पर बैन हटा देंगे। लेकिन उन कंपनियों का कहना है कि पहले सरकार रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नियम कानून नेपाल में बने हैं उस पर कई मुद्दों पर उनकी आपत्ति है, कई मुद्दों पर वो यहाँ पे काम करने में उनको दिक्कत, कानूनी रूप से दिक्कत आने वाली है। उनका कहना है कि सरकार को पहले उन नियम कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए। बाकायदा 5 पन्नों का एक जो है लेटर सरकार को बहुत पहले भेजा गया था कि आप इन कानूनों को है इसको बदलिए या इसमें कुछ सुधार कीजिए, तब जाके हम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सरकार ने पहले भी कई बार चेतावनी दी। नेपाल में आपको मालूम है कि इससे पहले इंडियन न्यूज चैनल को कभी बैन कर दिया गया था, कभी इंडियन मीडिया को बैन कर दिया जाता है। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। जो युवा पीढ़ी है उनको लग रहा है कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही है, सरकार इसको अलग तरीके से भी आगे ले जा सकती थी, लेकिन सीधे सीधे बैन करना वो उनकी आवाज को दबाने जैसा है, ऐसा युवा पीढ़ी को लग रहा है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन